हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 74 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 24/1/2022 के लिए आई है। और सबसे पहले यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, जो आप आज का हमारा पाठ है वो है आनुवंशिकता और जैव विकास। हम इसमें पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट में हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है बेटा, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, कार्यसूत्र कहलाते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है बेटा, 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है बेटा, तो 22 और एक 23 हो गए, जो व्यक्ति का लिंग का निर्धारण करते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की एक जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े पूर्ण हैं। ठीक है बेटा, इन लिंग गुणसूत्रों के लिए महिलाएं समयुग्मजी होती हैं, क्योंकि उनमें दोनों समान होते हैं, अर्थात XX होते हैं। दूसरी ओर पुरुष विषम युग्मजी होते हैं, क्योंकि उनके पास X के साथ एक छोटा Y गुणसूत्र होता है, यानी कि XY होते हैं। ठीक है बेटा, इससे पता चलता है कि मादा केवल एक प्रकार के युग्मक का उत्पादन कर सकती है, कि जो कि X है, क्योंकि उसमें 2 X होते हैं। तो युग्मज बनेंगे तो एक X अलग हो जाएगा, एक X अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, जबकि नर 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि X और Y हैं। ठीक है बेटा, एक युग्मन X बनेगा और एक युग्मक Y बनेगा। ठीक है, जो कि XY है। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को हमेशा माँ से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता से मिले गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह पुत्री होगी, और जो उससे Y गुणसूत्र प्राप्त करता है वह पुत्र होगा। ठीक है बेटा, अगर X पिता से मिला है और माता का X हो गया, पिता का X हो गया, तो पुत्री होगी, और माता से X मिला है, पिता से Y मिलेगा तो पुत्र होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार बच्चे का लिंग केवल पिता के योगदान द्वारा दिए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि माँ के द्वारा दिए गए अंड पर यही नहीं, नर अथवा मादा बच्चे होने की संभावना 50% है। ठीक है बेटा, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संतान होती है उसका लिंग पिता से मिले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख रहे हैं X गुणसूत्र है, ये Y गुणसूत्र है। ठीक है बेटा, कुछ रोचक तथ्य। कुछ सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंड रखे जाते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि अंड में विकसित होने वाला जानवर नर होगा या मादा, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि युग्मनज नर होगा या मादा होगी या नर होगा। ठीक है बेटा, टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है। कुछ जानवर जैसे घोंगे लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। कुछ जानवर है जैसे होते हैं, घोंगे होते हैं, उनमें पैदा होने के बाद भी लिंग का चेंज हो सकता है, लिंग उनका। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। पक्षियों में मादा विषम युग्मनजी होती है, अर्थात उसमें ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में ZZ होते हैं। कुछ कीटों में नर में जोड़े के बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक दिखाया गया है मानव में लिंग निर्धारण। तो पिता से और माता से 44 गुणसूत्र मिलते हैं, पिता से, और XY, और ये 44 और ये XXS। तो इसके जो युग्मक बनेंगे तो 44 में से आधे आधे हो जाएंगे, तो एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा, और जो इसमें से बनेंगे YX बनेगा। ठीक है बेटा, एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं, ये भी 22X बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये F1 पीढ़ी है, ये जो 2X हो जाते हैं तो वो पुत्री बनती है, और जहाँ पर XY होता है तो पुत्र बनता है। इस तरह से 50-50% का चांस रहता है। ठीक है बेटा, आइए अभ्यास करें।
यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत होंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है बेटा। तो हमारे समाज में एक महिला को लड़की जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, ये गलत कथन है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की युग्मनज पैदा करती हैं XX, जबकि पुरुष में XY होता है। तो Y गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह से महिलाएं उत्तरदायी नहीं होती हैं। ठीक बेटा, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा है, हम मनुष्यों में नर और मादा संतानों की संभवता का निर्धारण कैसे करेंगे? एक क्रॉस की मदद से दिखाएं। तो एक क्रॉस की मदद से आप इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ से ये आपका यहाँ से बना देंगे तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, आंसर नंबर 2 ये आप 1 पीढ़ी तक बना देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एमनियोसेंसिटिस जन्म से पहले का बच्चे का लिंग निर्धारण करने की एक तकनीक है। यह तकनीक हमारे देश में प्रतिबंधित है, ऐसा क्यों? तो बेटा, ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण करने की जो है जन्म से पहले पता चल जाता है। इस कारण से जो गर्भ में मादा संतान होती है उसको मार दिया जाता है जन्म से पहले ही। इसलिए ये देश में हमारे प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर मादा संतान को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाएगा तो उनकी संख्या में कमी हो जाएगी, इसलिए ये प्रतिबंधित है। रोक लगी है इस पर। ठीक है बेटा। चौथा है, एक लिंग हमेशा आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देकर। तो हम इस कथन से सहमत हैं। उदाहरण देने से आप यहाँ से उदाहरण दे सकते हैं। कुछ जानवर जैसे घोंघे लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। यहाँ पर आंसर नंबर 4 कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आंसर नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है, चित्र को पूरा करें। तो ये देखिए XX है तो दोनों में X बन जाएगा को। ये XY है और एक SS है, ये XY है नर, इस समय मादा और ये नर। ठीक है बेटा। इस तरह से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। आपकी वर्कशीट आज की पूरी होती है। और कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।